गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, सरल रेखा में गति। अब हम पढ़ रहे हैं अगला चैप्टर नंबर 4, समतल में गति। ये वाला चैप्टर बेटा आधे से ज्यादा हमने पढ़ लिया। समतल में गति जब आप पढ़ोगे तो पहले आप सदिश पढ़ोगे, पूरा सदिश और अदिश के बारे में पढ़ोगे। सदिश राशियां, अदिश राशियां, उसके बाद में सदिशों का संयोजन, सदिशों का वियोजन, सदिश का गुणनफल, ठीक है ना। ये सारा हमने स्टार्टिंग के जो हमारे वीडियो लेक्चर थे, ठीक है ना, उसमें सब डिस्कस कर लिया। मतलब इस चैप्टर को हमने आधे से ज्यादा पढ़ लिया। आपका टॉपिक है समतल में गति, चैप्टर का नाम है समतल में गति। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सरल रेखा में मतलब एक विमीय गति के बारे में पढ़ा कि अगर कोई वस्तु x एक्स में या y एक्स में या z एक्स में गतिशील है तो उसे हम बोलेंगे सरल रेखा में गति। या मान लो उत्तर दिशा में गतिशील है कि दक्षिण दिशा में है या पूर्व पश्चिम में, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में गति होती है तो उसे एक विमीय गति बोलते हैं, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया और इसकी गति के समीकरण भी हमने निकाल लिए। अब हम बात करेंगे समतल। समतल में दो तरह से हो सकती है, जैसे मान लो XY समतल में, ठीक है, या YZ में या ZX में। इस तरह से हम समतल में गति पढ़ेंगे तो उस गति को बोलेंगे द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में गति, और त्रिविमीय निर्देशांक में 3D में गति, ठीक है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो इस गति के उदाहरण, जैसे हम द्विविमीय गति के उदाहरण की बात करें तो प्रक्षेप्य गति, वो भी इसी चैप्टर में आएगी। प्रक्षेप्य गति, जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उछाला जाता है ऐसे तो वो कुछ ऊंचाई पे जाके वापस नीचे आती है, तो प्रक्षेप्य गति करके भी अपना एक टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वर्तुल गति, ठीक है ना, वर्तुल गति का जो उदाहरण है वो भी द्विविमीय गति का होता है, या हम बोलेंगे उसमें भी समतल में गति होती है। तो इस तरह से हम इसमें जो दो प्रकार की गति, वर्तुल गति और प्रक्षेप्य गति, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उससे पहले स्टार्टिंग आप बुक में देखोगे तो पूरा सदिश दिया हुआ है। सदिश के बारे में जो भी हमने पढ़ा है वो सारा इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और हमने डिस्कस कर लिया वीडियो लेक्चर में, इसलिए हमें उसको दोबारा से नहीं पढ़ना। एक बार आप चाहो तो उनको रिवाइज कर लेना, अपने नोट्स बना रखे हैं उनको आप चेक करना, रिवाइज करना, और उसके बाद अपने को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पहला टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं, किसी कण की द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में गति। किसी कण की, इससे पहले का सारा पढ़ा हुआ वीडियो लेक्चर में आप चेक कर लेना। किसी कण की द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में, किसी कण की द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में गति, मतलब उसका विस्थापन ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। पद्धति में गति के बारे में अध्ययन करना है, द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में गति, ठीक है ना। ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस नहीं किया। समतल में गति पढ़ेंगे तो द्विविमीय निर्देशांक पद्धति की बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक XY समतल है। क्या है? XY समतल, ये आपका मूल बिंदु है, इसको हम बोलेंगे XX, ये हमारा हो गया YX। XY समतल में किसी वस्तु की जो गति होती है उसे हम बोलते हैं समतल में गति, ठीक है, या द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में गति। समतल आपके तीन होंगे, XY, YZ और ZX। तीनों में कोई सा भी हो सकता है, या तो XY में गति हो या YZ में या फिर ZX में। तो ध्यान से देखो, मान लो कि कोई कण प्रारंभ में इस बिंदु P पे था, तो उसके हम स्थिति सदिश की बात करें तो मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसे हम स्थिति सदिश बोलते हैं। मूल बिंदु से मान लो वो R1 स्थिति पे था, मूल बिंदु से कितनी स्थिति पे है? R1 स्थिति पे। अगर मैं P के निर्देशांक की बात करूं तो मैं उसको लिख सकता हूं x1, y1, अर्थात x में कण जो है वो x1 स्थिति पे है, यहाँ पे x1 की बात करें, और y एक्सिस में वो y1 स्थिति पे है। चीज समझ में आई क्या बताना चाह रहा हूं? स्थिति सदिश, इसमें पहला टॉपिक निकल गया है आपके पास, कण की स्थिति। कण की स्थिति कैसे निर्देशित करेंगे बेटा? कण की स्थिति को, कण की स्थिति की बात करें तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है आपका कण जो है, वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे, किस दिशा में है, उसे हम कण की स्थिति बोलेंगे, जिसको हम R1 सदिश से निर्देशित कर रहे हैं। कि मान लो आपका कण बिंदु P पे था पहले, जिसकी स्थिति R1 सदिश, x में वो x1 दूरी पे, y में y1 दूरी पे, ठीक है। t = 0 समय, प्रारंभिक समय की बात कर रहे हैं, t = 0 समय पे या t1 समय पे। वो समय कौन सा ले लिया हमने? t1 समय, ठीक है। माना कण की स्थिति, माना कण की स्थिति t1 समय पर R1 सदिश है,
और r1 के निर्देशांक अगर आप लिखना चाहो, r1 सदिश को लिखना चाहो, स्थिति लिखना चाहो, तो r1 सदिश बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। x1 मतलब x दिशा में x1 दूरी पे है, y दिशा में y1 दूरी पे। समीकरण संख्या 1 ये आपकी कण की प्रारंभिक स्थिति आ गई। t1 समय पे कण की स्थिति r1 सदिश, जिसको ऐसा लिखा जाता है, सदिश में पढ़ा हुआ स्थिति सदिश को हम ऐसा लिखते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। मान लो t2 समय पे कण यहां पहुंच गया, कण आपका जो है ना वो यहां आ गया बिंदु p q पे, मैंने q बिंदु यहां लिया हुआ कि कुछ समय अंतराल के बाद t2 समय अंतराल के बाद, या मैं बोलूं t2 माइनस t1 समय अंतराल के बाद कण p से q तक विस्थापित हुआ। गति की बात कर रहे हैं तो कण गति करता हुआ यहां पहुंच गया। इस स्थिति में इसकी जो स्थिति सदिश है उसको हमने मान लिया r2 सदिश। कण की स्थिति को क्या मान लिया, t2 को हमने मान लिया, t2 समय पे कण की स्थिति हो गई बेटा r2 सदिश। अब मैं पूछूं r2 सदिश मतलब इसके निर्देशांक में लिखूं x2, y2, इसका मतलब x में तो वो कितनी दूरी पे है, x2 दूरी पे, और y एक्सिस में उसकी दूरी कम हो गई तो y एक्स में बोलेंगे y2, ठीक है ना। y2 में नीचे की तरफ आ गया तो इसकी निर्देशांक आपने लिखे x2, y2, तो मैं स्थिति सदिश r2 लिखूं तथा t2 समय पर माना कण की स्थिति r2 सदिश है, अर्थात r2 सदिश बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। समीकरण संख्या 2 r2 सदिश क्या लिखा जाएगा बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, मतलब x में x2 दूरी, y x में y2 दूरी। अब कण p से q आ गया तो ये इसका विस्थापन सदिश हुआ इस दिशा में। विस्थापन सदिश कौन सा होगा, p से q की तरफ जा रहा है। t1 स्थिति पे यहां था, t1 समय पर यहां था, t2 समय पे यहां पहुंच गया तो डेल्टा t समय में उसने विस्थापन कितना किया, सपोज डेल्टा r सदिश, इसका विस्थापन क्या होगा, डेल्टा r सदिश। OPQ में त्रिभुज नियम आपने सदिश पढ़ा है, त्रिभुज OPQ में त्रिभुज नियम लगाने पर विस्थापन सदिश ज्ञात करना है ना हमें पहले। त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या कहता है, त्रिभुज की दो भुजा दो सदिशों को एक ही क्रम में निर्देशित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों का योग होती है। ध्यान से देखो, r1 सदिश और डेल्टा r सदिश दोनों का क्रम समान है और r2 सदिश का क्रम विपरीत है, तो इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात r1 सदिश प्लस डेल्टा r सदिश बराबर r2 सदिश। r1 सदिश प्लस डेल्टा r सदिश बराबर r2 सदिश। अब मैं यहां से डेल्टा r सदिश का मान ज्ञात करूं तो r1 सदिश को उधर ले जाऊंगा, अर्थात मेरा विस्थापन सदिश आ गया डेल्टा r सदिश बराबर r2 सदिश माइनस r1 सदिश। समीकरण संख्या 3 इसको बोलेंगे विस्थापन सदिश। ये मेरा क्या आ गया, विस्थापन सदिश। अब r1 सदिश और r2 सदिश का मान रख लो समीकरण 1 और 2 से, तो डेल्टा r सदिश समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, 3 में मान रख लो बेटा, r2 सदिश व r1 सदिश के मान यहां से उठा के ये दोनों मान आप यहां रख लो, तो डेल्टा r सदिश आ गया बेटा आपके पास। r2 सदिश का मान है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, बीच में माइनस r1 सदिश ये रहा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसमें से इसको माइनस करो, सदिशों का माइनस करना, i में से i का घटक माइनस होगा, j में से j का घटक माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा r सदिश आपके पास आ गया बेटा, डेल्टा r सदिश बराबर h2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप। x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप। ये दिशा x दिशा में विस्थापन हो गया, ये y x दिशा में विस्थापन हो गया। चाहे तो इसको डेल्टा x लिख सकते हैं, इसको डेल्टा y, अर्थात डेल्टा r सदिश बराबर डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। अगर आपसे पूछे x में विस्थापन कितना है तो आप लिखोगे डेल्टा x, y x में विस्थापन कितना है डेल्टा y, ठीक है, y2 माइनस y1। इस तरह से हमने ये विस्थापन का सूत्र ज्ञात कर लिया, ठीक है। और ये विस्थापन जो है वो कितने समय अंतराल में है बेटा, डेल्टा t समय में। कितने समय में हुआ, p से q तक वस्तु को पहुंचने में कितना समय लगा, डेल्टा t, अर्थात t2 माइनस t1 समय में। मैं आपसे पूछूं वेग,
ये तो हमने विस्थापन और स्थिति निकाल ली, कण की स्थिति तथा विस्थापन, कण की स्थिति तथा विस्थापन दोनों चीज ज्ञात कर ली हमने। कण की स्थिति तथा विस्थापन, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। स्थिति सदिश हमने निकाल ली कि बिंदु P पे स्थिति R1 थी, P2 पे Q पे सदिश R2 सदिश थी, और फिर हमने विस्थापन सदिश की बात करी, P से Q तक कितना विस्थापित हुआ वस्तु, P से Q के बीच का विस्थापन कितना है, वो डेल्टा और सदिश का मान भी हमने निकाल लिया, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। x x में विस्थापन डेल्टा x है और y x में विस्थापन डेल्टा y है। तो ये हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताओ P से Q में वस्तु का औसत वेग क्या है। विस्थापन आपने ज्ञात कर लिया, उसके बाद आपसे पूछा जाए बताओ औसत वेग कितना है, ठीक है ना। औसत वेग की बात हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, यही कॉन्सेप्ट होगा, यही डायग्राम काम में लेना है। विस्थापन आपने निकाल लिया तो औसत वेग निकालने में तो दिक्कत नहीं आएगी। औसत वेग का सूत्र होगा बेटा कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। कण के औसत वेग की बात करेंगे, उसके बाद तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, और फिर हम त्वरण ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से बेटा, अब हम सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, कण का औसत वेग, औसत वेग v औसत, ठीक है ना, v एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कण के औसत वेग का सूत्र होगा औसत वेग v एवरेज, v एवरेज सदिश रूप में लिखें तो डेल्टा r सदिश बटा डेल्टा t, कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल, उसको अपन औसत वेग बोलते हैं। तो v एवरेज आ गया बेटा आपका, डेल्टा r सदिश का मान था डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप बटा डेल्टा t। अब डेल्टा t का जब भाग देंगे तो इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे, तो v एवरेज आपके पास आ गया बेटा, v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। डेल्टा x अपॉन डेल्टा t x x में औसत वेग और ये y x में औसत वेग, तो v एवरेज आपके पास हो गया बेटा v एवरेज इक्वल्स टू, इसको मैं v x से निर्देशित करूं, v x x एक्सिस में i कैप प्लस v y j कैप, ये हमारा औसत वेग आ गया, ये हमारा क्या आ गया बेटा औसत वेग। इसी तरह से अगर अपन तात्क्षणिक वेग की बात करें, थर्ड पॉइंट पे अगर अपन तात्क्षणिक वेग की बात करें तो देखो तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग उसका सूत्र होगा v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। जो हमारा औसत विस्थापन है या औसत वेग है, उसका किसी क्षण पे हमें तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो समय अंतराल को कम करते जाएंगे और किसी बिंदु पे फिर हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, अर्थात इसको लिखा जाएगा बेटा v इक्वल्स टू dr अपॉन dt, अर्थात v सदिश बराबर dr सदिश बटा dt। ये सूत्र वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हम इसमें लिखे अपन पूरा, इसके लिए कंप्लीट करें। वैसे तो ये आ गया आपका r का t के सापेक्ष अवकलन कर लो, r का t के सापेक्ष अवकलन किसी क्षण विशेष पे तात्क्षणिक वेग का सूत्र हो गया। फिर भी अगर अपन डेल्टा r का मान यहां से ये वाला उठा के रखें, डेल्टा r का मान ये रखें, तो इसको देखो ऐसे लिखा जाएगा v तात्क्षणिक बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा r का मान है डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप बटा डेल्टा t, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेल्टा t का इसमें भी भाग देना, इसमें भी भाग देना और लिमिट लगा के रखना है। तो v सदिश बराबर उत्तर आया आपके पास लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। और ये क्या हो गया आपका x x में तात्क्षणिक वेग अर्थात dx अपॉन dt, v तात्क्षणिक बराबर इसको लिखा जाएगा dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप। dx अपॉन dt आपका तात्क्षणिक वेग हो गया x x में, तो इसको हम लिख सकते हैं v सदिश बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप। ये अपने तात्क्षणिक वेग का सूत्र है।
यहाँ पे जो v था वो औसत वेग था, यहाँ पे जो vx है वो तत्क्षणिक वेग है, x x में, ये y x में, ये x x में औसत वेग, ये y x में औसत वेग, ठीक है ना, एक जैसे निर्देशित किया है। अब हम इसका परिमाण और दिशा ज्ञात करना चाहें कि जो तत्क्षणिक वेग होगा या औसत वेग होता है उसका परिमाण, v सदिश का परिमाण, v सदिश का परिमाण ज्ञात करना आता है हमें। कैसे करना होता है बेटा? v सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट ऑफ i के घटक का स्क्वायर अर्थात vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। कौन ज्ञात करना? देखो मैं इसको एक ग्राफ से बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम एक ग्राफ से सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा कि अगर मैं औसत वेग या तत्क्षणिक वेग के लिए ये घटक लिखूं, x x का घटक है, ये y x का घटक है, तो अपना जो ग्राफ है बेटा वो थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना, ये y एक्सिस ले लीजिए। मान लो कि परिणामी जो भी तत्क्षणिक वेग इस दिशा में, किसी वस्तु का तत्क्षणिक वेग इस दिशा में x x से थीटा कोण है। अब मैं बोलूं कि v के दो घटक, एक तो x x में होगा और एक y x में होगा। इस दिशा वाला घटक होगा बेटा vx सदिश या vx i कैप, और इस दिशा वाला घटक होगा vy सदिश या vy j कैप। अब मैं पूछूं कि भाई दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री, इसका परिणामी जो है वो इस सूत्र से डायरेक्ट लिखा हमने भाई, इधर vx घटक इधर vy घटक, और इन दोनों का परिणामी v इस दिशा में होगा, तो इसका जो परिमाण है वो कौन से सूत्र से? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री है, cos 90 0, आपका आंसर आएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मैं पूछूं बताओ यहां से इस त्रिभुज में tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका vy, आधार आपका vx, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स vy बटा vx, tan इनवर्स vy बटा vx, ये आपका थीटा हो गया। थीटा बराबर tan इनवर्स vy बटा vx, y x दिशा में वेग का घटक बटा x दिशा में वेग का घटक। तो इस तरह से अपन कोण भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो थीटा मतलब परिणामी जो वेग होगा उसका x x के साथ जो कोण है थीटा वो इतना होगा, ठीक है। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो आपने तत्क्षणिक वेग और उसकी परिमाण और उसकी दिशा भी ज्ञात कर ली। अब अपन बात करेंगे बेटा औसत त्वरण की। अपन किसकी बात करेंगे? औसत त्वरण की। देखो वेग ज्ञात हो गया तो त्वरण भी ज्ञात हो जाएगा, वो भी आसान है। वेग और त्वरण का संबंध जानते हैं। जैसे मैं बोलूं औसत त्वरण, तो कुल वेग डेल्टा के समय में जो औसत वेग है उसमें कुल समय अंतराल का भाग दे देंगे तो हमारे पास औसत त्वरण का सूत्र आ जाएगा। चौथा पॉइंट आपका हो गया औसत त्वरण और तत्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण, कण का औसत त्वरण निकालना, क्या सूत्र होगा औसत त्वरण का? ए एवरेज। ए एवरेज जो है उसका मान होगा बेटा डेल्टा v सदिश अपॉन डेल्टा t सदिश, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब ध्यान से देखो, डेल्टा v सदिश को आपने लिखा था ए एवरेज, ए एवरेज सदिश बराबर डेल्टा v को लिख सकते हैं डेल्टा vx i कैप प्लस डेल्टा vy j कैप बटा डेल्टा t। यही लिखा भी आपने, डेल्टा vx i कैप प्लस डेल्टा vy j अपॉन समय अंतराल। डेल्टा t का भाग इसमें भी दे लो, इसमें भी दे लो, तो औसत त्वरण आ गया आपके पास ए एवरेज बराबर डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t j कैप। और ये तो आपका औसत त्वरण x x में आया और ये y x में औसत त्वरण हो गया। तो a एवरेज जो है उसका मान आ गया बेटा आपके पास a x i कैप प्लस a y j कैप। अब इसी क्षण विशेष से निकालना हो, तत्क्षणिक त्वरण निकालना हो, अगला मेरा टॉपिक है तत्क्षणिक त्वरण। तत्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा औसत मान है उसका लिमिट लेके लिख देंगे। तो a सदिश बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v सदिश अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v सदिश अपॉन डेल्टा t को फिर इसको लिखा जाएगा a सदिश बराबर dv अपॉन dt। किसी क्षण विशेष पे ज्ञात करते तो ऐसे ही लिखते हैं, v का t के सापेक्ष अवकलन कर लो, उस क्षण विशेष पे तत्क्षणिक त्वरण होगा। चूंकि
v सदिश बराबर आपने लिखा भी बेटा dr सदिश अपॉन dt। तो अगर मैं v सदिश का मान ये यहां रखूं तो a सदिश जो है उसका सूत्र आ जाएगा d बाई dt dr सदिश बाई dt। इसको लिखा जाएगा बेटा a सदिश बराबर d स्क्वायर r सदिश बटा dt स्क्वायर। a सदिश बराबर d स्क्वायर r सदिश बटा dt स्क्वायर। ये आपका तत्क्षणिक त्वरण का सूत्र आ गया। अगर अपन इसको घटकों के रूप में लिखें, घटकों के रूप में लिखें तो ये जो सूत्र है या फिर ये जो सूत्र है इस वाले समीकरण से देखो हम क्या लिखेंगे इसको, a सदिश बराबर डेल्टा v सदिश की जगह लिखा जा सकता है डेल्टा vx i कैप प्लस डेल्टा vy j कैप। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा vx i कैप प्लस डेल्टा vy j कैप बटा डेल्टा t। अब इसका भाग दे लो अलग अलग, तो a सदिश बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t j कैप। और ये आपका हो गया ax, a सदिश बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप। अब मुझे इसका परिमाण लिखना हो, जिसका क्या लिखना हो परिमाण। ये चीज क्लियर होगी। आपने क्या किया इस सूत्र में डेल्टा v का मान ये रख दिया क्योंकि भाई द्विविमीय गति बढ़ रहे हैं, समतल में तो x x में भी होगी और y x में भी होगी। तो x x वाला जो वेग है औसत वेग वो डेल्टा vx, y x में औसत वेग डेल्टा vy। ये मान आपने यहां से उठा के और यहां रख दिया ये इस तरह से, फिर डेल्टा t का दोनों तरफ भाग दिया अलग अलग। तो डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t x x में औसत वेग, अगर लिमिट लगा के इस तरह से लिखते हैं तो तत्क्षणिक वेग तत्क्षणिक त्वरण ax, ऐसे ही ये yx में तत्क्षणिक त्वरण ay। अगर मुझे अब इस a सदिश का परिमाण और दिशा लिखनी है तो वैसे ही लिखा जाएगा i के घटक का स्क्वायर प्लस j के घटक का स्क्वायर। तो परिमाण हो गया ये अंडर रूट का, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं कि भाई a सदिश का परिमाण बताओ, a सदिश का परिमाण तत्क्षणिक त्वरण का परिमाण बोलो, तो आप लिखोगे a सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट ऑफ i के घटक का स्क्वायर अर्थात ax स्क्वायर प्लस j का घटक का स्क्वायर ay स्क्वायर। ये उत्तर। थीटा लिखना हो तो सूत्र लिखा जाएगा उसी में tan थीटा बराबर, आप उसी तरह से सॉल्व करोगे ग्राफ बना के ax ay परिणामी a सदिश इधर बीच का कौन थीटा, tan थीटा बराबर ay बटा ax, थीटा बराबर tan इनवर्स ay बटा ax। ये उत्तर हो गया। इस तरह से हमने बेटा द्विविमीय किसी कण की द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में गति के लिए हम सबसे पहले स्थिति बताते हैं कि भाई कण की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति क्या थी, अर्थात t1 समय पे स्थिति r1 सदिश, t2 सदिश, t2 समय पे स्थिति r2 सदिश। उसके बाद अगर स्थिति चेंज हो रही है r1 से r2 ये इसका मतलब कण में विस्थापन हुआ है तो डेल्टा r सदिश का मान निकाल लेते हैं। विस्थापन सदिश अगर आपको पता चल जाता है बेटा तो उसके बाद कण का औसत वेग, तत्क्षणिक वेग, औसत त्वरण, तत्क्षणिक त्वरण हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुत इजी होता है। तो द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में इस तरह से हम औसत वेग, तत्क्षणिक वेग, ठीक है, और औसत त्वरण, तत्क्षणिक त्वरण, विस्थापन सब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करें त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में, हालांकि वो अपने कोर्स में नहीं है, त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति का ज्यादा नहीं है, बट अगर मान लो कोई क्वेश्चन त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में पूछे तो स्थिति, विस्थापन और वेग त्वरण के केवल सूत्र लिखेंगे अपन, ठीक है ना, उसको ज्यादा डिटेल से नहीं सीखेंगे, केवल अपन उसमें सूत्र सीखेंगे कि सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, बस वही हमारे लिए काम के। अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है उसमें त्रिविमीय निर्देशांक दे रखे हैं तो केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में ज्यादा डिटेल से हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो कोर्स में भी नहीं है। त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति जो है ना वो कोर्स में भी नहीं है, उसको कैसे डिस्कस करना है। कण की त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में गति, किसी कण की त्रिविमीय, 3D में त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में, निर्देशांक पद्धति में गति, कोई कण है वो 3D में गतिशील है, जैसे पक्षी हवा में उड़ता है, त्रिविमीय गति, 3D में मोशन हो गया, ठीक है। तो इसकी जो स्थिति सदिश होती है, पहला अगर हम स्थिति सदिश की बात करें 3D में, स्थिति सदिश, तो उसको लिखा जाता है बेटा r सदिश बराबर x i कैप, x x दिशा में x घटक, ठीक है ना, y दिशा में y से निर्देशित कर देंगे y j कैप प्लस z दिशा में z k कैप, इस तरह से लिखा जाएगा। कण की जो स्थिति होगी
इसको लिखा जाएगा बेटा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब मान लो कि प्रारंभ में t1 समय पे कण की स्थिति r1 सदिश, तो उसको मैं लिख सकता हूं x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, तीनों में लिखेंगे। मान लो t2 समय पे कण की स्थिति चेंज हो गई r2 सदिश, क्या लिखोगे x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। अब आपसे पूछा जाए बताओ विस्थापन सदिश, तो आप लिखोगे डेल्टा r सदिश। ये आपका क्या है बेटा, विस्थापन सदिश। अगर कण की स्थिति पता है, कणों की स्थिति पता है, कण की स्थिति पता है, तो विस्थापन सदिश डेल्टा r सदिश बराबर r2 सदिश माइनस r1 सदिश। इसमें से इसको माइनस करो तो डेल्टा r सदिश का मान आ गया बेटा आपके पास। इसमें से इसको माइनस करो तो i में से i का घटक माइनस होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसको डेल्टा x, इसको डेल्टा y, इसको डेल्टा z लिख सकते हैं। अर्थात विस्थापन सदिश आपका आएगा 3D में, त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में विस्थापन सदिश डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप सदिश। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं, इस तरह से विस्थापन सदिश। अब अगर आपने विस्थापन ज्ञात कर लिया और 3D में आपसे पूछा जाए कि बताओ कण का औसत वेग क्या होगा, कण का औसत वेग, ठीक है ना, वही तरीका है सारा। औसत वेग v एवरेज या तत्क्षणिक वेग v एवरेज बराबर डेल्टा r सदिश, सदिश रूप में लिखें अपॉन डेल्टा t, क्योंकि वेग सदिश राशि है। डेल्टा r सदिश का मान ये रहा, इसमें डेल्टा t का भाग दोगे सब में अलग अलग भाग जाएगा, तो v एवरेज डायरेक्ट लिख दूं मैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा t k कैप। इसको अपन बोलेंगे vx, x दिशा में vxi कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये आपका हो गया v एवरेज। 3D में औसत वेग, तत्क्षणिक वेग लगाना है, तत्क्षणिक वेग ज्ञात करना तो वही लिमिट लगा के लिखना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर अपने को औसत त्वरण की बात करनी हो, कण के औसत त्वरण, कण का औसत त्वरण, कण का औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होगा सूत्र, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो जो औसत वेग आपने ज्ञात किया है उसमें समय अंतराल का भाग दे देंगे, अर्थात आपके पास सूत्र बनेगा बेटा v एवरेज डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t j कैप प्लस डेल्टा vz अपॉन डेल्टा t k कैप। ये आपका x दिशा में औसत त्वरण, ये y दिशा में औसत त्वरण और ये z दिशा में औसत त्वरण, अर्थात इसको लिखा जाएगा axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप। इस तरह से हम औसत त्वरण भी ज्ञात कर लेते हैं 3D, ठीक है। तो द्विविमीय निर्देशांक पद्धति और त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में कण की गति की बात करनी है तो पहले हमें उसकी स्थिति सदिश ज्ञात करना है, फिर विस्थापन सदिश, फिर हम वेग और त्वरण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।